What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी प्यारी, इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली गई है। यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ न कुछ शिक्षा जरूर दे सकती है, कुछ न कुछ नया जरूर सिखा सकती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला होता है, पर लेकिन अपनी गलतियों से बगैर सीख कर आगे बढ़ता रहे तो भी काफी अच्छी बात है। पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखते हैं, इनकी गलतियों पर गलतियां करते हुए नजर आएंगे। पर लेकिन चाणक्य साहब के द्वारा इससे चार चंदे आगे की बातें बोली गई। उनके द्वारा ये बोला गया कि दूसरों की गलतियों से सीख लो। आज के डेट में लोग जो है वो अपनी खुद की गलती से नहीं सीख पा रहे, दूसरों की गलतियों से क्या सीखेंगे। तो जिंदगी में आप लोगों को थोड़ा तो सतर्क होना पड़ेगा अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि एक सही डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़े। देखो उन लोगों को जिन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं उनको आप लोग रिपीट न करो और चीजों को आगे बढ़ो। ये वही बात होगी कि किसी ने पूछा कि बल्ब बनाने वाले ने 1000 बार मिस्टेक्स की, उसके बाद में जाकर बल्ब बनाया। आप लोग बोलो कि नहीं, हम भी 1000 बार गलतियां कर देखेंगे और फिर से देखेंगे कि बल्ब कैसे बनता है। तो यार क्या मतलब हो गया उस चीज का। तो हमेशा चीजें वहां से आगे लेकर चलनी चाहिए जहां ऑलरेडी लोगों ने छोड़ दी है आकर, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव आगे उसमें प्रोडक्टिविटी ऐड करो, कुछ और अच्छा किया जाए ना उसमें जिंदगी में। ऐसा थोड़ी ना कि यार उसने ये कर दिया हम भी उसी को रोककर वहीं पर करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे आप लोग जिंदगी में बहुत पीछे छूट जाओगे। तो यहाँ पर यह बात महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई कि मनुष्यों को सीखने के लिए खुद की गलती जो है काफी बड़ा एक वेपन हो सकती है जिनसे आप लोग एक अच्छी खासी शिक्षा ले सकते हैं। तो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए और अगर दूसरों की गलती से भी सीखने का मौका मिले तो वहां पर भी आप लोगों को पीछे नहीं हटना है। ठीक है, तो कैसा रहा आज का दिन आप लोग जरूर बताएगा। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को बोलूं कि इस दिन को कितना नंबर देंगे आप लोग, यानी कि कितना काम आप लोगों ने बोला था कितना आप लोगों ने अचीव कर लिया, उसको परसेंटेज में नापे तोले तो कितनी परसेंटेज आप लोग इसको बेसिकली बोलोगे। ठीक है, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा और इससे पहले कि आप लोग वीडियो में खो जाओ वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जो है वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अच्छे से वीडियो को आप लोग एंजॉय करिएगा, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ नई बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। इसी के साथ में सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोग टकटकी लगाकर वीडियो को देखें और अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएं। बात की जा रही है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, क्विज की हेल्प से हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो देखते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एमपीसी बोलते हैं, उसका एक सेक्शन है। सेक्शन कौन सा आप लोगों को ये बताना है, जो कि आरबीआई एक्ट, और आरबीआई एक्ट कब का है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करते हैं। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है किसके द्वारा हेड की जाती है ये भी आप लोगों को बताना है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेता हूं, और ये तो यूपीएससी में पूछा गया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग साथ साथ में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2017 में पूछा गया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को देना है मौद्रिक नीति समिति के बारे में। बोला गया कि यहाँ पर ये डिसाइड करती है आरबीआई का जो बेंच मार्क इंटरेस्ट रेट होता है। पहली स्टेटमेंट ये बोला गया। दूसरा ये बोला गया इसके अंदर टोटल मिलाकर 12 मेंबर होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर, जो यहाँ पर हर साल ये रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तीसरा बोला गया ये जो फंक्शन करती है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब होते हैं उसके अंडर ये फंक्शन करती है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना भाई साहब, क्वेश्चन को ना फरकच्चे उड़ा दोगे। मतलब क्या है, सारी चीजें आप लोग ये पढ़ी हुई है, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 3 ओनली, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग बताइए। इसको आर्टिकल को जब डिस्कस करूंगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एफडीआई के बारे में, जो इंश्योरेंस सेक्टर है हमारा। ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसमें एफडीआई जो है वो कितने एरिया में मतलब कितना प्रतिशत यहाँ पर अलाउ किया गया ऑटोमेटिक रूप में, तो ये आप लोग को बताना है। सेबी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं उसको सेबी और फुल फॉर्म बोलते हैं उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कैसी बॉडी है, कितनी बॉडी होती है, 3 तरह की होती है। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संवैधानिक, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव और तीसरी होती है बेसिकली स्टैट्यूटरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसी बॉडी लग रही है आप लोगों को, ये आप लोग को बताना है, डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। डिफेंस एक्सपो जो कि रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, अभी रिसेंटली उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये कहां पर होने वाला था ये आप लोग को बताना है। डिफेंस के सेक्टर में अगर एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर से हमारे देश में खुशी खुशी लोग जो है अपना पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कमाई थोड़ी अच्छी होगी। तो उसके चलते यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर कोई यहाँ पर एफडीआई लेकर आ रहा है तो यहाँ पर अगर वो डिफेंस के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कितने प्रतिशत तक वो ऑटोमेटिक रूप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आप लोगों को ये बताना है। आगे बात करते हैं। डिफेंस एक्सपो जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप है एक कंट्री का आप लोग जिसको बोल सकते हैं,
उसके डायलॉग भी एक डिफेंस डायलॉग उसके साथ में देखने को मिल रहा है, और इससे पहले भी यहाँ पर ये डिफेंस का एक डायलॉग इनके साथ में हो चुका है। तो कौन से में हुआ है? तो डिफेंस एक्सपो को पूरा अच्छे से मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि कल को क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, यार ये कहां से आ गया, तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होगा जो पढ़ा नहीं था, ठीक है, बस ये होगा आप लोगों ने रिविजन नहीं किया होगा। तो यार रिवीजन थोड़ा करते रहिए चीजों का। और आप लोगों ने देखा होगा संडे में मैंने क्वेश्चन की वीडियो भी आप लोगों की ली थी, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए थे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा अभ्यास करने से ही जो है करत करत अभ्यास के सर्जत हुए सुजान, कुछ ऐसा करके एक दुआ है। तो ये बातें हैं कि अभ्यास कर कर ही आप लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे, ठीक है। एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। न्यूज तो छोटी सी है पर पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूंगा, तो इसको भी काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और जिसने पहले पढ़ रखा है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कहते हैं कि अच्छी बातें दोबारा सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर आप लोगों को बता देना है। आइए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में एक एक बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 3 के अंदर काफी प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, और बन क्या जाएगा आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन जो कि बन गया है ऑलरेडी, तो उसके बारे में आप लोगों को जानने को मिलेगा। ये जो प्राणी आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है आज की डेट में ये, और इसी के साथ में यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगर बात करें इनके द्वारा जो भी यहाँ पर जब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थमा गया है, तब से यहाँ पर मतलब एक तरीके से कमान थमी गई है, तब से कई सारी चीजें जो हैं वो चेंज होती है आप लोगों को नजर आई है। अभी अगर बात करें काफी अच्छे से यहाँ पर ये कवर किया गया, किसमें, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, कि यहाँ पर इकोनॉमी के बारे में बात की है और आरबीआई के एमपीसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, कैसे काम करती है, क्या है, कैसे बनाई गई है, तो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भाई साहब ये तो बता दो, ये बना क्यों रखा है, तभी तो हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूं। पहले ये जान लो कि ये न्यूज में क्यों आया, ठीक है। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं जो कि प्रस्तुत करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, ये हेड की जाती है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ना कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन के ऊपर अब आप लोग नजर डालेंगे तो आधे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का निपट चुका है, क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। अगर तीसरी गलत हो गई तो तीसरी और दूसरी गई यहाँ पर, यानी कि दो जो है वो यहाँ पर गायब हो गए, ठीक है। जैसे गधे के सर पे सींग गए, ऐसे दो ऑप्शन चले गए। अब दो ऑप्शन में से आप लोग को चूज करना है कि दोनों में से कौन सा सही है। आते आते आगे बढ़ते बढ़ते और भी आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर जो है उसको हेड करते हैं, और ये जो पॉलिसी होती है ये बाई मंथली होती है। बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मतलब 6 पॉलिसी आती है पूरे साल में 12 महीने के अंदर में, तो ये बाई मंथली पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मतलब ये हो गया कि हर 2 महीने में जो चेंज हो रहे हैं वो आप लोगों को रटने नहीं है, उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों से पूछने वाला है। क्वेश्चन बनेगा कि जो ये काम करता है उसके बारे में। और यहाँ पर बात की जा रही है इन्फ्लेशन को टारगेट करने की, और इन्फ्लेशन भी टारगेट कितना करना है, ये बोला गया 6% इन्फ्लेशन टारगेट करना है। तो 6% कैसे टारगेट करना है इसके बारे में बातें करूंगा। बेसिकली इन्फ्लेशन होता क्या है पहले आप लोग ये समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा। इन्फ्लेशन को बोलते हैं बेसिकली महंगाई, ठीक है। और यहाँ पर जो 6 बोला गया है ये डायरेक्ट 6 नहीं है, ये 4 + -2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। यानी कि 4 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आप लोगों को 2 देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो होनी चाहिए वो 2 से लेके 6 के बीच में होनी चाहिए। अब महंगाई भी कई तरीके की आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि मार्केट में सामान खत्म हो गया, एक इसलिए महंगाई हो गई क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा पहुंच गए, ठीक है। दोनों अलग अलग कंडीशन है। एक है कि ऑलरेडी सप्लाई नहीं हो रही है, एक है कि सप्लाई ठीक ठाक चल रही थी, एकदम किसी को बहुत ज्यादा चीजें एकदम जाके खरीद लिए बहुत सारे सामान, कहीं से पता नहीं किन को जरूरत पड़ गई। ऐसा नहीं किसी कॉलेज में एकदम बोला कि हाँ कल को जो है ये चीज आप लोगों को दिखानी है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट लेकर आना है, तो पता चला बहुत सारे लोग पता नहीं क्या खरीदने पहुंच गए यहाँ पर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से समझ सकते हैं एकदम मार्केट में डिमांड बढ़ जाना। कल को कोई बोल दे कि नमक की थैली जो है वो मार्केट में मिलनी बंद होने वाली है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया जो है पता चला यहाँ पर 15-15, 20-20 नमक की थैली लेकर घर में बैठ गई, तो वाली बातें होती है। तो वो एक तरीके से अनवांटेड डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो एक अलग चीज होती है। वैसे 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया। तीनों तरीकों पे भी अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछने लग जाऊं तो कई सारे बच्चे जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। तीनों में से अगर पूछ लूं कि सबसे बेहतरीन इन्फ्लेशन कौन सा है, आप लोग बोलोगे इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। जी हाँ, इन्फ्लेशन भी बेहतरीन होता है। इकोनॉमी के अंदर जो होती है वो कुछ चीजें जो होती है
जो गलत चीजें वैसे बाहर से देखने में लगती है अच्छी होती हैं, वो नहीं सुना आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट, कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो जी हाँ कुछ इन्फ्लेशन अच्छे होते हैं। अब वो कैसे अच्छे होते हैं तो आप लोगों को अभी पता चलेगा। यहाँ पर एक इन्फ्लेशन है जो कि काफी अच्छा माना जाता है, यह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट में डिमांड को बढ़ाने वाला इन्फ्लेशन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसको खरीदने वाले बहुत सारे आ गए तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि यहाँ पर जो है मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी। अब डिमांड क्रिएट होगी, अब मार्केट में किस चीज की, मान लीजिए मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, ठीक है, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी ब्रेड की, या फिर मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी गोलगप्पे की। तो किसी को गोलगप्पे खाने, तो गोलगप्पे खाने के लिए ब्रेड पकौड़े तो अभी बनेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी मोदी जी जो है इलेक्शन में बिजी चल रहे हैं। सॉरी यार, मजाक तो थोड़ा सीरियस हो लेना, ठीक है, कई सारे कमेंट करने लगते हैं। मोदी जी ने बोला था ना कि जिसको जॉब नहीं मिल रही है ब्रेड पकौड़े बना लो, वो सब चीजें काफी मतलब सुनने में कई बार चीजें बुरी लगती हैं। जो बेरोजगार है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कैसी चल रही है, कमेंट कर देना। पॉलिटिशियन चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो मतलब अगर दूसरे मतलब राहुल गांधी साहब हो, मतलब कोई भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको क्या दिख रहा है, जिंदगी कट रही है, मजे में चल रही है। उनसे पूछो जिनके घर में बेसिकली जिंदगी रुकी पड़ी है, ठीक है, उनके माँ बाप को सांस नहीं आ रही है, वो सारी चीजें। तो पॉलिटिशियन तो निकल लेते हैं कमेंट कर ये कर देंगे तो आएंगे, तो वो कर देंगे। चलो भाई साहब कर लो तुमको जो करना है। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि डिमांड मार्केट में अगर इंक्रीज हो गई है तो सीधा सीधा पर्पज ये निकल के आता है कि अब आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अब कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप लोग गोलगप्पे बनाने हैं, फिर ब्रेड बनाना है, तो आप लोगों को और ज्यादा यहाँ पर सामान लाना पड़ेगा, और ज्यादा लोग रखने पड़ेंगे बनाने वाले, और सप्लाई करने वाले भी लोग रखने पड़ेंगे। तो कई सारे लोगों की जॉब क्रिएट होगी। यानी कि अगर मार्केट में डिमांड अच्छी होती है तो इसीलिए कल को कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई लैपटॉप खरीद रहा है, कोई फोन खरीद रहा है, तो डिमांड हो रही है ना, तो डिमांड की वजह से लोग जो है यहाँ पर सामान खरीदने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को जॉब मिल रही है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अब बनाना पड़ रहा है। तो डिमांड इन्फ्लेशन जो है, डिमांड पुल, यानी कि डिमांड की वजह से जो पुल हुआ वो इन्फ्लेशन जो है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब क्या है, आप लोग किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में 15 तारीख को महीने की सैलरी मिल जाती है आप लोगों को। अब उस कंपनी में मान लीजिए 5000 इंप्लॉई हैं और वो सारे के सारे एक ही एरिया में रहते हैं, ठीक है। अब सबको सैलरी मिली, अब सबके सब पहुंच गए, कोई मॉल में पहुंच गया, कोई घड़ी लेने, कोई मोबाइल लेने, कोई लैपटॉप लेने, अपना मतलब एंजॉय करने के लिए, कोई मार्केट में खाने पीने के लिए। तो वहां पर सैलरी अच्छी खासी बढ़ रही है, इसलिए मार्केट में लोग जा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो ये भी आप लोगों को पॉजिटिव ही देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों के हाथ में पैसा है और आप लोगों ने इसको खर्च करना स्टार्ट कर दिया, तो ये भी एक पॉजिटिव ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर का भी पॉजिटिव हो गया। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा तीसरे नंबर के बारे में, ये नेगेटिव है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी आप लोगों को पता है रसिया और यूक्रेन के बीच में जो है रस्साकसी चल रही है, बहुत ही बेहतरीन वाली, जिसके चलते बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। बेहतरीन सब तो इसके लिए हालांकि मुनासिब नहीं होगा, ये बड़ी घटिया तरीके और आप लोग बोल सकते हैं दुनिया भर के लोगों की जान जा चुकी है। मुद्दा यहाँ पर यह कि उसकी वजह से तेल के प्राइस बढ़ गए। अब यहाँ पर अगर तेल के प्राइस बढ़ गए, ऑयल के प्राइस अगर बढ़ गए, तो उसकी वजह से दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, दिक्कत ये टोटल जो प्राइस बढ़े हैं उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को कहीं सामान लाने ले जाना है तो अब आप लोगों को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। गेहूं दुनिया भर के रस्से से ऑल ओवर वर्ल्ड में बेचे जाते थे, अब रस्से से गेहूं नहीं आ रहे, तो गेहूं का दाम बढ़ गया मार्केट में, ठीक है। तो इसकी वजह से कल को चलकर गेहूं से कोई बनाने वाला प्रोडक्ट है उसका भी दाम बढ़ जाएगा। कल को चलकर रस्से से जो गैस आती थी, मान लीजिए हीलियम गैस हम लोग रस्से से लेकर आ रहे हैं, अब रस्से में तो वॉर चल रही है, वो हीलियम गैस बेच नहीं पाएगा। अब जहां जहां पे हीलियम गैस आती थी वहां पे पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीलियम का प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। यानी कि चाय की पत्ती या फिर कॉफी जो है मार्केट में महंगी हो गई, इसकी वजह से चाय या कॉफी का प्राइस बढ़ गया। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बड़ा ही नेगेटिव तरीके का होता है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना इस तरीके से, वो भी यहाँ पर कॉस्ट की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर, और ये अपने हाथ में भी नहीं होता है, इसका क्या ही कर ले बस, ठीक है। थोड़ा बहुत हम लोग एक प्रोडक्शन ले सकते हैं पर लेकिन एक हद से ज्यादा क्या कर लेंगे। तो ये ऐसा डिटेल है, मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ा दिया इन्फ्लेशन का पूरा टॉपिक, कि इससे कल को क्वेश्चन भी आप लोगों का बन जाएगा ना, तो आप लोग आंसर दोगे, और ऑलरेडी इससे क्वेश्चन बन भी चुके हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग का आइडिया रखना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें अगर आप लोगों से कोई पूछ ले डायरेक्ट आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री का, वो 1935 में बनाया गया था, ठीक है। तो 1935 में जब बनाया गया था, तो अप्रैल फूल जिसको आप लोग सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन बनाया गया था। यहां पर अगर बात करें, ये आगे चलकर नेशनलाइज किया गया 1949 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता, इनके ममता बनर्जी जी के पास में था, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो पहुंच गया वो मुंबई में पहुंच गया 1937 में। अब यहाँ पर कौन है चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए कौन है। इसी के साथ में बात करें तो फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गवर्नर, वो थे यहाँ पर सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है। तो ओसबोर्न स्मिथ थे यहाँ पर। आज के डेट में कौन है वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया।
ये है शक्तिकांत दास जी। एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से, ये कौन से नंबर के गवर्नर है हमारे देश के, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से नंबर के गवर्नर है, ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन सी आंसर यहां पर देता है, ठीक है। अभी यहां पर आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पहले आप लोग यहां पर ये देख लें, ये आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए तो आप लोग समझ पाएंगे। एक सेकंड यार, यहां पर ये आप लोग देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है जब यहां पर बनाई जाती है तो उसके टारगेट रहते हैं कई सारे कि क्या क्या तुमको फॉलो करके चलना है और क्या क्या मुद्दे हैं बेसिकली यहां पर जो इनिशिएटिव है। तो एक रीजनेबल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। इससे अच्छा मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देता हूं, आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इस पिक्चर में यहां पर कई सारी चीजें आप लोगों को दिख रही होंगी। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि हमारी कंट्री में कौन कौन जो है वो क्या क्या किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गई यहाँ पर बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई से निकल कर आती है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि हमारी कंट्री में जो टैक्स वगैरह के ऊपर बात की जाती है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो ये कहां से निकल कर आता है, ये निकल कर आता है गवर्नमेंट के साइड से। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बेसिकली बैंक तय करता है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन तय करता है, वो तय की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोनों का मिलाकर टारगेट क्या रहता है, सबसे बड़ा गोल तो इनका ये रहता है कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये रहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जाए, यानी कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए। और तीसरा इनका ये रहता है कि सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी रहे, यानी कि स्थिरता सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिले। तो ये तीन जो है बहुत ही बेहतरीन वाले मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद रखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करूंगा किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होते हैं गवर्नमेंट के। अब 6 के 6 मिलकर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में रेपो रेट जो है वो कैसा रहने वाला है। तो अब आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है बेसिकली बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, तो वो कौन सा होता है, वो होता है रेपो रेट। तो ये डिसाइड करती है रेपो रेट, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। बोला गया 12 मेंबर होते हैं, तो मैंने क्या बताया 6 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी आप लोग की गलत हो गई है। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप लोग का, इसका आंसर यहाँ पर ए था। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों से डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़े एडवांस लेवल के होंगे। देखिए यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है ना, अगली बार जो छलांग लगाता है थोड़े से एडवांस लेवल पर लगाता है, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा एडवांस लेवल की तैयारी करें, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो वही मैं आप लोग को बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेफर की जाता है यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल बैंक जो रहता है वो यहाँ पर यूज करता है मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट को, ताकि कंट्रोल किया जा सके जो भी गोल है हमारी कंट्री में ग्रोथ को कैसे लेकर आना है। प्राइमरी जो गोल यहाँ पर या फिर ऑब्जेक्टिव जो रहता है वो रहता है कि प्राइस की स्टेबिलिटी कैसे होनी चाहिए। इस प्राइस की स्टेबिलिटी मतलब कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट में बेचा जा रहा है ना तो ज्यादा महंगा होना चाहिए और ना ही ज्यादा सस्ता होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सस्ता तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप लोगों के लिए तो सस्ता अच्छा रहेगा, आप लोग जाकर उसको खरीद लोगे, पर लेकिन सोचो जो प्रोडक्ट बना रहा है उसकी कैसी खस्ता हालत होगी। किसानों का जो गन्ना है मार्केट में, गन्ना छोड़ो उससे से गुड़ बनाया जा रहा है, वो गुड़ आप लोग खरीद कर लेकर आ रहे हैं, ज्यादा महंगा नहीं मार्केट में मिलना चाहिए, आप लोग ये सोचते हैं। पर लेकिन जितना सस्ता वो गन्ने का बेसिकली गुड़ बनता है, उससे वो गुड़ जितना सस्ता होगा किसानों को उतना ही कम प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए ताकि जो प्रोड्यूस करने वाला है उसकी भी लाइफ चलती रहे और जो खरीदने वाला है, इनके परचेज करने वाला है, उसकी भी लाइफ चलती रहे। तो दोनों के बीच में अगर बैलेंस रहेगा तो ही जिंदगी चल पाएगी। तो ना तो ज्यादा महंगा होना चाहिए, महंगा होगा तो हमारी जो जेब है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा खाने वालों की, और सस्ता होगा तो बनाने वालों की पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो बनाने और खाने के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए 4+-2 का टारगेट रखा गया था हमारे देश में। और ये टारगेट कहां से निकल कर आया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है हमारी कंट्री में उससे इस टारगेट को निकाल कर लाया गया, और ये वंस इन एवरी 5 ईयर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आप लोगों ने ध्यान से देखी होगी उसमें बोला गया था कि एवरी ईयर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो इसमें से अगर 2 में से एक भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर था कि 12 नहीं 6 होते हैं और एवरी ईयर नहीं, यहाँ पर बेसिकली ये 5 साल में एक बार होती है, तो ये आप लोग दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। यानी कि 2 तरीके से आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, पर लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों का इतना क्लियर था कि आप लोगों ने बोला 2 क्या तुम 5-6 तरीके से भी बेवकूफ बनाओगे तो भी हम लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। और ये कब होता है, ये तब होता है जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो रहते हैं वो क्लियर रहते हैं। इसलिए मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पीछे भागो, ठीक है। तो बाकी तो जीत जो है वो झक मारकर आप लोगों के पीछे आएगी, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पर कर लेते हैं। ओरिजिन कहां से हुआ, यहाँ पर जो सेक्शन 45ZB है यहाँ को अमेंडमेंट किया गया 2016 में, और हमारी कंट्री में 1934 के एक्ट को अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमेटी हम लोगों ने बनाई, जो कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो डिसीजन जो रहता है एमपीसी का वो बाइंडिंग रहता है बैंक्स के ऊपर, यानी कि ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमर्जी चला लेंगे, तुमने जो बोला बोल दिया हम अपने हिसाब से काम करेंगे, नहीं भैया तमाचे लगेंगे, ये बोलते हैं आरबीआई, ठीक है, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप तो ऐसा नहीं बोल सकते पुष्पाराज झुकेगा नहीं, तो ये बोलता है फलार बना देंगे, ठीक है, कभी फायर समझ लो अपने आप को। तो ये ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। आरबीआई जो है वो सारे बैंक के पापा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। टोटल इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, तो जो 12 मेंबर बोले गए थे क्वेश्चन में वो बिल्कुल गलत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है? ये शब्द ही बड़ा प्यारा है अपने आप में, जो कि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन में डाल देता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई पोस्ट मिल गई है ऑलरेडी, ठीक है, यानी कि आप लोग कल को चलकर आईएएस ऑफिसर बन गए, तो आईएएस ऑफिसर बन गए तो उसके चक्कर में आप लोगों तो बन गए मतलब आईएएस ऑफिसर, पर कल को जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो कमेटी बनाई जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होगी, उसके चेयरमैन जो है वो आप लोग बनोगे। यानी कि आप लोग एक तरीके से बोल सकते हो कि जैसे आप लोग डीएम बन गए तो उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर यहाँ पर बेसिकली अथॉरिटी होगी, उसके आप लोग क्या बन गए, उसके आप लोग बेसिकली चेयरपर्सन बन गए, क्योंकि आप लोग डीएम की पोस्ट पर बैठे हो। वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे, बताइए? वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट है, पर लेकिन वो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन है, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन की पोस्ट जो उनको रुंगे में मिल गई, ठीक है। यानी कि उसके लिए ना तो इलेक्शन लड़ा, ना कोई एग्जाम दिया, और ना ही कोई उनके लिए यहाँ पर उसको कोई उनको कुछ जद्दोजहद करनी पड़ी। बस ये कि ये तुमको ये यहाँ पर ये आप लोग इतना हो गया तो इतनी चीजें आप लोगों को मिल गई हैं, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये काफी एक अच्छा उदाहरण आप लोगों के लिए। तो अगर कोई भी यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर बन गया तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में वो यहाँ पर बेसिकली चेयरपर्सन बन गया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, ठीक है। डिप्टी गवर्नर जो रहते हैं वो चार्ज रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और कई सारे जो ऑफिसर्स रहते हैं बैंक के वो यहाँ पर बेसिकली नॉमिनेट किए जाते हैं सेंट्रल बोर्ड के द्वारा भी। 3 पर्सन अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और वैसे होने चाहिए जिनको नॉलेज हो, ऐसे नहीं कि भाई साहब आकर भांग धतूरा खाकर बैठ गए और कुछ भी बताए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की, जिस फील्ड के बारे में यहाँ पर बातें होनी जा रही है। तो यहाँ पर ये नहीं कि जोक भी अगर क्रैक किए जा रहे हैं तो पता चला उनके सर से जा रहे हैं, पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, तो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ये इसको निकाल कर लेकर आया गया, ठीक है। तो रेपो रेट को हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग जरूर याद रखिएगा। बेंचमार्क रेट यहाँ पर इसी को बोला जाता है। और 2016 से लेकर अभी तक अगर बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता देता हूँ, आप भी क्या याद रखोगे, किस अमीर से पाला पड़ा है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा सुन लो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी थोड़ी सी और आप लोगों को सहूलियत रहेगी। देखिए अभी फिलहाल जो था मैंने बताया अभी 2016 से लेके पहली बार यहाँ पर बनाई गई है पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो 2021 तक यहाँ पर इसका काम चला, ठीक है, 2021 तक यहाँ पर काम चला। तो यहाँ पर 2021 तक का इनका टारगेट है 4 + -2, तो ये इनका टारगेट था 2021 तक का। 2021 में यहाँ पर मार्च का महीना खत्म होती, अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर इसकी चीजें भी यहाँ पर चेंज कर दी। यहाँ पर क्या चेंज कर दी, अब 21 से लेकर यहाँ पर आप लोगों को 26 तक देखने को मिलेगा। पर लेकिन जो टारगेट था इनका कि 4 + -2 का टारगेट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यानी कि 10 साल जो है अभी यहाँ पर टारगेट 4 + -2 ही रहने वाला है, इन 4 + -2, ठीक है, तो यही रहने वाला है। तो ये आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन बनाकर पूछे तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होगा। अब तो पढ़ा दोगे किसी को, है कि नहीं, बताओगे पढ़ा दोगे कि नहीं पढ़ा दोगे, ठीक बताओ अच्छे से, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टेबिलिटी बनाने की, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने एक एक कर बता दी। तो क्या था, कहां से लिया गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन कौन से होते हैं, आरबीआई कहां से निकाल कर आया, ये सारी बातें, क्वेश्चन भी हो गया, क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, कहां से लिख रही हैं, मतलब सारी बातें आप लोगों को बता दी। उन्हें कि चोटी से लेके फूंक तक का, सारी पंजों से लेके चोटी तक का सारी बातें बता दी। अब कोई क्वेश्चन पूछ ले तो उसको पढ़ा देना कि ऐसा है, तुमने जो क्वेश्चन पूछा उसका कोई लेवल नहीं है, मैं बताता हूं कि असलियत में ये चीज होती क्या है कि नहीं। तो ऐसे पढ़ाई करनी है, ओके। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहा है बेसिकली किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में और एलआईसी के बारे में बात करेगा। और यहाँ पर आप लोगों को 2 बातों के डिफरेंस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि यहाँ पर एफडीआई जो है और इसी के साथ में एफआईआई क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ऑटोमेटिक या फिर जिसको आप लोग डायरेक्ट ही बोलते हैं, और या फिर ये गवर्नमेंट अप्रूव जो है एफडीआई, ये क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो यानी कई सारी नई ताजा तरीन बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, अच्छे से सुनिएगा। क्या क्या बातें, सबसे पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में जो है वो अभी क्यों न्यूज में आ गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, उसको अभी यहाँ पर एफडीआई के लिए ओपन कर दिया गया है और बोला गया है कि यहाँ पर 20% जो है उसका एलआईसी के लिए बेसिकली उसमें आप लोग आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो न्यूज है यहाँ पर ये द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी बेसिकली काफी अच्छे से कवर की गई है। तो एलआईसी जहां पर आप लोगों ने किसी ने जरूर यहाँ पर शेयर ले रखे होंगे, शेयर मतलब शेयर बोल रहा हूं, पॉलिसी ले रखी होगी, तो ये आप लोग देखते हैं। तो उसी को यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली एक शब्द यूज किया जाता है जब गवर्नमेंट जो है वो अपनी हिस्सेदारी बेचती है, यानी कि मार्केट में से वो पैसा उठाती है अपनी हिस्सेदारी बोलकर, तो उसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। पर लेकिन यहाँ पर एफडीआई के बारे में भी हम लोग बात करें तो 20% जो एलआईसी के शेयर हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूव किए जाएंगे गवर्नमेंट के सोर्स से। तो ये बातें अभी सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में आज के दिन में हम लोग 74% तक यहाँ पर ऑटोमेटिक रूप के थ्रू अप्रूव कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो है अभी 20% ही गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। रीजन यहाँ पर यह बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में, तो आराम से
पैसा उठाया जाएगा और उसके हिसाब से फिर चीजें जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ती नजर आएगी। तो पहले 2 पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर किए देता हूं ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक रूट क्या होता है और गवर्नमेंट रूट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट मैंने बताया भी उससे आएगी एफडीआई। इसका मतलब ये है कि फॉरेन एंटिटी अगर कोई इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा और ना ही आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि देश के अंदर आकर जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप लोग ये सब बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उनके लिए रियायत दे रखी है कि भाई साहब आओ पैसा कमाओ और मजे उड़ाओ, ऐसी बातें हैं यहाँ पर। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पर लगता है कि यहाँ पर हाथ बांध देने चाहिए, थोड़ा पता चला ज्यादा है आकर अगर कोई बाहर का इंसान यहाँ पर घुस गया तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें से डिफेंस भी आप लोगों को एक देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी 100% एफडीआई आप लोगों को ऐसा नहीं कोई आकर अपना काम कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कई सारे एरिया जो है स्ट्रेटेजिकली अगर आप लोग उनको देखेंगे तो देश के बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में ही वो होना चाहिए, तो वहां पर ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है। तो बात की जा रही है कि फॉरेन एंटिटी जो है वो यहाँ पर अप्रूवल करती है, अगर बात करें तो यहाँ पर उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो हमारी कंट्री में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल है FIFP, तो यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस लेना पड़ता है जिसके थ्रू अप्रूवल मिलता है। इनके पहले चेक करते हैं और उसके बाद में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसमें भी 2 पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ पर ये एफडीआई आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है FII, इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है इनको बड़े ही आसान शब्दों में आप लोग समझ पाएंगे। अगर आज के में हमारी कंट्री में जैसे कोई कंपनी है जिसका नाम है A, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आकर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी ले रहा है, यानी कि उसने बोला कि इतना करोड़ में इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुझे 2% दे देना इसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। ये ज्यादा स्टेबल होता है और यहाँ पर एक तरीके से अगर कंपनी को लॉस काफी ज्यादा होता है तो ये समझो इसके शेयर पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन ये वाले जो होते हैं FII, ये होते हैं ढुलमुल रवैये वाले, मोंकी माइंड नहीं बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये शेयर खरीद रहे हैं, ये बेसिकली अपना प्रॉफिट उठाते हैं यहाँ पर जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और निकल लेते हैं। ये ऐसा है कि आज पैसा लगा दिया इंडिया में, कल को इंडिया में कम पैसा मिल रहा है इनको तो ये यूएसए में पैसा लगा देंगे, यूएसए में कम मिल रहा है तो चाइना में पैसा लगा देंगे। तो ये उसी तरीके से घूमते रहते हैं, यानी कि ये कभी भी एक जगह नहीं टिकते हैं, ये अपने प्रॉफिट के बेस पर घूमते रहते हैं। और यहाँ पर कंपनी के अंदर इसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होती है कि ये इन्होंने हिस्सेदारी ले ली है। तो हिस्सेदारी तो इंसान जो होगा वही होगा ना जो आकर यहाँ पर एक तरीके से कॉस्ट भी उठाएगा, वो आदि चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये फंडा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक छोटी सी कुछ बातें और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों का रिवीजन भी थोड़ा हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल कवर किया गया था जहां पर LIC की IPO के बारे में। IPO क्या होता है, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में उतारी जाती है अपने बेसिकली शेयर को बेचने के लिए तो उनको हम लोग IPO बोलते हैं, इसलिए बोला गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर अभी LIC के IPO हमारी कंट्री के द्वारा लाने की बात की गई थी, तो गवर्नमेंट अभी उसके 100% यहाँ पर ओन करती है, पर लेकिन वो बोल रही है कि 5% जो है यहाँ पर इसके जो बेसिकली IPO निकाले जाएंगे और उससे वो 60,000 करोड़ रुपए जो है वो मार्केट से उठाने वाली है। तो 1996 में यहाँ पर ये कंपनी बनाई गई थी और आज के दिन में यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ी उन्हें कहते हैं एक बड़ा हाथी बन चुका है ये कंपनी। तो उसके चलते यहाँ पर बार बार अभी बात की जा रही है कि इसमें गवर्नमेंट जो है इसका फायदा उठाना चाहती है। और ये सारी चीजें कहां से होती हैं, कौन इसको टैकल करती है यहाँ पर, तो सेबी टैकल करती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो 1992 में यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई थी इन सब मुद्दों को यहाँ पर टैकल करने के लिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके ये बॉडी बनाएगी, उसको हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। यानी कि हमारी संसद में जब कोई कानून बनाया जाता है और उसके थ्रू किसी बॉडी को बनाते हैं, पार्लियामेंट में जैसे पास किया गया, लोकसभा में वोट हुई, राज्यसभा में वोट हुई और फिर यहाँ पर वो बॉडी बनकर तैयार होगी। तो ऐसे आप लोग इनको चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो काफी बेसिक सी चीजें जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कंफ्यूजन हुआ तो फिर देखिए कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। बेसिकली कोई भी चीजें हो तो इस तरीके से पढ़ के चलिए ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का रिवाइज भी हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया था, और सेबी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, तो ये थी बेसिक चीजें। आपको कोई डाउट होगा तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आने वाला है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और ये 2 और 3 के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी। अभी रिसेंटली बात की जा रही है, हमारी कंट्री में एक डिफेंस एक्सपो होने वाला था। डिफेंस एक्सपो मतलब कि हम लोगों ने क्या क्या कारीगरी कर रखी है डिफेंस के सेक्टर में, उसका हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं, यानी कि प्रदर्शनी लगाते हैं, यानी कि लोगों को दिखाते हैं कि देखो, सीना तान के बोलते हैं, छाती ठोक कर बोलते हैं कि देखो हम लोगों ने क्या क्या बना लिया है। बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि लोगों को जो दिखाते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पर लोगों को अगर दिखाएंगे तो अलग अलग देश से लोग यहाँ पर आएंगे और हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऐसा एक प्रदर्शनी यहाँ पर होती है, तो काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी।
तो ये अभी रीजन क्या है, न्यूज में क्यों आ गया, ये 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चलने वाला था और पहली बार गुजरात के अंदर हो रहा था, गांधीनगर के अंदर। अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया, यूक्रेन का जो इश्यू चल रहा है वहां के वजह से अभी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिकली न्यूज। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन जाएगा, ये डिफेंस एक्सपो जो है यहाँ पर ये बायनियल एक इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम 2020 में होता, अब 2022 में हो रहा है। ठीक है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस देता है। ये कंफर्मेशन जो है यहाँ पर लगभग 900 एग्जीबिटर आने वाले थे और बोला जा रहा है कि 1000 से ज्यादा लोग यहाँ पर आने वाले थे इसके अंदर में, जो आकर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ और चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। गांधीनगर गुजरात में पहली बार यहाँ पर ये हो रहा था, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आज इसकी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अभी बोला गया था कि ड्यूरिंग द इवेंट ड्रोन शो भी देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, क्योंकि हमारी कंट्री में ड्रोन इंडस्ट्री को भी खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि ड्रोन के एरिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिल सके। तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पर रहने वाला है। इंडियन नेवी जो है यहाँ पर वो भी अपनी एसेट्स जो है, कैपेबिलिटी जो है वो यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पर दिखाएगी, जो कि गुजरात के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आने वाली है, तो उसी के बारे में ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपो जो है ये बोला जा रहा था कि होने वाला है, तो इसके चलते यहाँ पर चीज देखने को मिल रही थी। 1996 में यहाँ पर पहली बार स्टार्ट किया गया था, 1996 में। तो कई बार ऐसा मन पूछ लेता है कि कितना पुराना है, मैंने कहते नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो वाली बातें देखी होगी, तो काफी पुराना है यहाँ पर। तो आज के डेट में अगर आप लोग बोलने भी बैठ जाएं तो यहाँ पर मैंने 20-25 साल पुराना हो चुका है। तो अभी यहाँ पर 900 एग्जीबिटर के द्वारा कंफर्मेशन दे दिया गया, तो काफी लार्ज स्केल पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अराउंड बात करें 800 एग्जीबिटर जो हैं वो इंडिया से हैं और बाकी के 100 के लगभग आप लोगों को 55 अलग अलग देश से आ रहे हैं। तो सोचो अलग अलग देश से इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 1 लाख स्क्वायर मीटर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसको लगाया जा रहा है, यानी कि एरिया बहुत बड़ा है जहां पर इसको लगाया जा रहा है। तो ये भी एक काफी बड़ी बात है अपने ही आप में। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक काफी फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है, जिसके चलते हम लोग अपनी कंट्री में सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए चीजों को आगे लेकर चलते हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि हम लोग अपने ही देश में आत्मनिर्भर बन सके। लोगों से जाकर बोले ना कि भाई साहब ये हथियार हमको दे दो, हम लोग खुद बोले लोगों की हमारा हथियार खरीद लो, और हम लोगों ने जद्दोजहद करके इसको बनाया काफी शानदार तरीके से। तो टारगेट रखा गया कि अब खरीदने वाला देश जो है वो बेचने वाला बनेगा, यानी कि अपन जो है अब झुकेगा नहीं, अब बेचेगा। ठीक है, तो 5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया 2024 तक का, तो ये काफी बड़ा टारगेट है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट भी अपना टारगेट रख रही है, आप भी अपना टारगेट रखिए। 11th एडिशन जो था यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर में होता 2020 में, और अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इसका 12th एडिशन। ठीक है, जो कि गांधीनगर के गुजरात के अंदर में। रिवाइज एफडीआई जो लिमिट है यहाँ पर वो याद रखिएगा, पहले यहाँ पर 49% थी, अभी यहाँ पर 74% हो गई है ऑटोमेटिक रूट से। और ऑटोमेटिक रूट मैंने अभी बताया गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर यहाँ पर नहीं रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इसका ये है यहाँ पर, ये इंडिया और अफ्रीका के बीच में यहाँ पर डायलॉग भी आप लोगों को देखने को मिलता है। जब भी यहाँ पर डिफेंस एक्सपो होता है, जब भी नहीं मतलब लास्ट ईयर, इनके लास्ट वाला जब होता है 2020 में, तब यहाँ पर लखनऊ के अंदर में ये आए थे, बैठे थे, बात की थी, तो इनको अच्छा लगा, तो इनके द्वारा बोला गया भाई साहब हर साल न्योता भेज दिया करो यार, जब जन्मदिन सेलिब्रेट करते हो डिफेंस का आप लोग अपने देश में। तो यहाँ पर वही बातें होने लगी। तो ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब, ऐसी अगर तुमको इतनी पसंद आ रही है हमारे देश की डिफेंस इंडस्ट्री, तो तुमको न्योता पहुंच जाया करेगा। तो इंडिया और अफ्रीका की साथ साथ में डायलॉग भी हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसी के चलते यहाँ पर ये डायलॉग भी अभी देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले टाइम में और अच्छे लेवल पर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अफ्रीका जो नेशन है उनकी बहुत सारी कंट्री है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर साथ में देखने को मिल जाता है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, और इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं। ठीक है, तो है ना बेसिक चीजें, तो बेसिक चीजों को ढंग से माइंड में क्लियर कर आप लोग को चलना है। ओके, ये जो आर्टिकल है ये आज जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसके सारे बेसिकली फरकच्चे उड़ाऊंगा मैं एक एक कर। जिस किसी ने सुन रखा है वो यहाँ पर चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप लोगों को सुनी है, क्योंकि आज से तो पढ़ा नहीं रहा हूं उसको, 2015 से कई बार आप लोगों ने सुन लिया होगा, जब से यहाँ पर ये न्यूक्लियर डील है, अगर आप लोग लंबे समय से कनेक्टेड है। पर फिर भी रिविजन हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो आप लोग भूल गए होंगे, वो आप लोग के रिवाइज हो जाएंगे। अभी क्या हुआ है, ये जो डील थी 2015 में साइन की गई थी, 2016 में बेसिकली जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए वो बाहर निकल गए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप 2016 में आए थे, 18 में बाहर निकल गए, और ओबामा साहब के द्वारा साइन की गई थी। तो फिर से इसको रिस्टोर करने की बात की जा रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। ठीक है, तो ये जो है काफी अच्छे से यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया आर्टिकल, तो काफी सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो अच्छे से लेक्चर को सुनिएगा, आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं आंसर राइटिंग में तो उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक एक बात जो है वो क्लियर होगी आप लोगों की। अपनी पेटी बांध लीजिए बेल्ट, काफी कुछ मजा आप लोगों को आने वाला है। बात करेंगे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल हो जाता है जीएस पेपर 2 के हिसाब से, हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं और कौन कौन से एग्रीमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल भाषा में इसको ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बजट है ना, बजट बोल दे तो आप लोग नॉर्मल भाषा में बजट बोल दिया। ठीक है, पर लेकिन रियलिटी में लिखा हुआ क्या है उसके बारे में
संविधान के अंदर आप लोगों को बोलते हैं उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे ही इसका नॉर्मल नाम क्या हो गया, ईरान न्यूक्लियर डील बोल दिया कि ईरान के साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब से रिलेटेड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल से रिलेटेड डील साइन की गई। और उसका असली नाम क्या है, साइंटिफिक नेम जो यहाँ पर बुलाता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा प्लान बनाना जो कि ज्वाइंट हो और कॉम्प्रिहेंसिव हो, यानी कि सब मिलकर काम करें और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाए, बहुमुखी विकास किया जाए, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे ये, आप लोगों से पॉलिटी में इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं और इकोनॉमी का तो मिक्स क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं। जब मैंने बोला यहाँ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको नॉर्मली बजट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान के, क्या किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है? अगर हाँ तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, अगर ना तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो बताइए, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा ईरान, जिससे कि आप लोग आर्टिकल को भी अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोगों को ईरान की लोकेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ईरान एक ऐसी कंट्री है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस पर्टिकुलर रीजन में, और जब आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर मैप बेस्ड बन जाता है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, तो ये कैस्पियन सी हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा सा आप लोग आएंगे ईरान के तो आप लोगों को पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और इधर आप लोग यहाँ पर आएंगे, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो और भी कई सारे एरिया हैं, जैसे गल्फ ऑफ ओमान हो गया। ये जो टिप आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर, इसको नाम क्या बोला जाता है इस एरिया को, इसको काफी फेमस एरिया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जो मिक्स करने वाला मिलाने वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताइए। बाकी मैं आप लोगों को आगे आर्टिकल में चलेंगे तो बताएंगे। ठीक है, ईरान जो है इसको आप लोग ध्यान से देखिए अगर यहाँ पर, तो इधर पाकिस्तान टच करता है, इधर अफगानिस्तान, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, यहाँ फिर ये सेंट्रल एशियन कंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तुर्की हो गया और इराक हो गया, और नीचे हो गया पर्शियन गल्फ, यानी कि कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया ईरान, जिसकी कैपिटल है तेहरान। ईरान की जो करेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी वो है ईरानियन रियाल, और ये जो एरिया है जिसमें यहाँ पर ये ईरान पड़ता है इसको बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो कई बार आप लोगों ने मिडिल ईस्ट वाला एरिया, तो ये है मिडिल ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आप लोगों से कई बार इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा, और बाकी और आंसर राइटिंग में क्या क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा ही। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा और इसी के साथ में जो भी आंसर देता है एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर किया करो। ठीक है, बात की जा रही है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड आल्सो डिस्कस द इंप्लीकेशन फॉर इंडिया। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, ये एग्जाम में आप लोगों के काम आएगा हमेशा, क्योंकि अगर कोई भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इशू है तो हमेशा ये पूछेंगे कि इंडिया के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में देखा जाएगा, वरना दुनिया में क्या क्या चल रहा है सारी चीजों पे थोड़ी ना हम लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, हर एक डायमेंशन से अगर बात करें जो भी इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको हम लोग समझते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बातें करेंगे जिससे आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो पूरा मुद्दा है यहाँ पर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा किसके ऊपर घूमता है, ईरान न्यूक्लियर डील। तो पहले ये न्यूक्लियर क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ईरान के बारे में जानेंगे और कैसे कैसे मुद्दा है यहाँ पर उसके हम लोग समझेंगे। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, नॉर्मली अगर आप लोग समझोगे, जैसे खेतों में से अगर बातें हम लोग करें, खेत में से गन्ना निकाल कर लेकर आते हैं, ठीक है, फिर उसको फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग पीस कर उसमें से क्या निकालते हैं, उसमें से हम लोग रस निकाल लेते हैं, और फिर उसको आगे निकल जाकर कोई चीनी बनाता है, उससे कोई गुड़ बनाता है, कोई शक्कर बनाता है, अलग अलग चीजें मटेरियल, और कोई रस निकाल कर पीता है, और कोई मेरे जैसा है तो क्या करता है, गन्ने का रस निकालकर उसकी मतलब एक तरीके से क्या खीर भी बना लेता है। ठीक है, किस किसी ने खाई है गन्ने के रस की खीर, बताइए चलिए। तो उसकी खीर भी काफी स्वादिष्ट लगती है, शायद आप लोगों ने खाई होगी, खाई आप लोगों ने, नहीं खाई है तो बताना, किस दिन मैं पार्टी रखूंगा, सबको बुलाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर यूरेनियम निकाला जाता है, यूरेनियम की माइनिंग की जाती है। तो माइनिंग की जाती है तो कुछ ऐसा मटेरियल लिखता है, और फिर इसकी मिलिंग यानी कि इसको पीसा जाता है, पीसने के बाद में ऐसा हो जाता है, और फिर इसको कंजर्व करके रखा जाता है। तो ये जो यहाँ पर यूरेनियम है ये आप लोगों को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा नॉर्मली, जो येलोइश मटेरियल रहता है। ये जो येलोइश मटेरियल रहता है, अगर नॉर्मल भाषा में आप लोग इसको देखो तो जैसे आप लोगों ने देखा नहीं है घरों में जो दूध निकालने की जो रही होती है, जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो घी है वो बिल्कुल सेंटर में जम जाता है और जो दूध है वो साइड में निकल जाता है। नहीं, एक तरीके से दूध और घी जो एक तरीके से अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि छाछ और जो घी है वो अलग हो गया दूध में से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझ लोगे तो लंबे समय तक याद रख पाओगे। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, तो ये दो यूरेनियम के आप लोग यहाँ पर बेसिकली दो कंपोनेंट यहाँ पर यूरेनियम के देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में अभी आप लोगों से बात करने वाला हूं। यहाँ पर ये चलता कैसे है, देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम इसमें फीड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इसका नाम याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो थोड़ा सा आगे चलकर, तो यहां से इसको इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या रहता है, ये जो हैवियर
U238 रहता है, ठीक है, तो सेपरेट कर दिया जाता है लाइटर एक तरीके से U235A। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि दोनों को अलग हो गया, तो एक तरीके से यहां पर जो बात करेंगे तो जैसे कि यहां पर U238 हो गया, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया, ये बेसिकली मक्खन हो गया। इनके जो घी नहीं होता है वो जो बीच में बैठ जाता है, तो ये क्या हो गया, ये नीचे बैठ गया आकर, ठीक है, तो इसको अलग से रिमूव कर लिया। और बाकी का जो बचा हुआ U235 है, इसको अलग निकाल लिया यहां पर, और ये है बेसिकली टॉप जो कि यहां पर ये मटेरियल है, इसको कलेक्ट कर लिया अलग से। और नॉर्मली जब यहां पर कोई बॉम्ब वगैरह बनाया जाता है तो यहां पर इसी का हम लोग यूज करते हैं। इसमें अगर आप लोग बात करें तो ये एक आइसोटोप होते हैं, ठीक है। आइसोटोप नॉर्मली आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। आइसोटोप और जो आइसोबार, दोनों में आप लोग को डिफरेंस क्या नजर आएगा। आइसोटोप नॉर्मली वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और आइसोबार जिसमें वेट आप लोगों को सेम नजर आएगा, एटॉमिक वेट। तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं एनरिचमेंट के बारे में। तो एनरिचमेंट देखो, ये तो हम लोगों ने अलग अलग निकाला, तो इसका एनरिचमेंट कैसे होता है, तो बड़े बड़े इस तरीके के बहुत सारे स्टील के ऐसे टेम्पर टाइप में लगाए जाते हैं, और इनमें इसको एनरिच किया जाता है। और पूरा एनरिच का जो प्रोसीजर है ये मैं आप लोगों को यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ये अभी इसमें डाला गया, जिस तरीके से मैंने बताया ना अभी यहां पर, ये पूरा प्रोसीजर जो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया, पूरा एनरिचमेंट का प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनरिच का क्या होता है, मतलब अगर बोला जाए आप लोगों से, एनरिच का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना और अच्छे लेवल पर उसको लेकर जाना, तो इसका एनरिचमेंट क्या होता है। तो जैसे जैसे ये एनरिचमेंट होता है, और यहां से आप लोगों को ये मिलता है यहां पर जो मटेरियल, जिसको U235 यूरेनियम आप लोग बोलते हैं, तो फिर इसको आप लोग एक तो सिविल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे बड़े बड़े आप लोगों को देखा ना, बड़े बड़े बिजली बनाने के षड्यंत्र लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं बिजली बनाने के। तो यहां पर यूरेनियम का जो एनरिचमेंट होता है, जिसको घुमाया जाता है, प्योर यूरेनियम बनाया जाता है, वो 3 से लेकर 5% की जरूरत होती है ओनली। पर लेकिन अगर इससे ज्यादा एनरिच करेंगे तो फिर आप लोग बॉम्ब बना लोगे। तो ये जो बॉम्ब बन जाएगा इससे ज्यादा एनरिच करने के बाद में, और ये जो बॉम्ब बनेगा इसमें एनरिचमेंट आप लोगों को लगभग 90% देखने को मिलेगा। यानी कि बिजली बनाने के लिए आप लोगों को ओनली 3 से 5 के बीच में आप लोगों को जरूरत है। और जो निकल कर आते हैं यहाँ पर, जो रॉ मटेरियल रहता है, वो नहीं, मैंने बोला खेतों से निकाल कर लेकर आते हैं, तो जो खेतों से निकल कर आते हैं ये बहुत ही कम एनरिच रहता है। पर लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसको मतलब एक तरीके से नहीं हो, आप लोग रॉ मटेरियल निकाल लेते हैं, उसमें से फिर माल निकालना है बाहर, वो वाला मुद्दा है। तो जब बम बना जाएगा तो ये 90% एनरिचमेंट देखने को मिलेगा, और ये बॉम्ब फिर ऐसा आप लोगों को नजर आएगा फटता हुआ। इसका बॉम्ब का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगा किम जोंग उनका फेस है, ऐसे मुझे फीलिंग आई, क्योंकि जब भी बॉम्ब के बारे में बात करते हैं आप लोगों ने देखा होगा उसकी हरकतें कि मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो मुझे एकदम इसका चेहरा याद आ गया। अभी समझते हैं मुद्दा क्या है। ये तो एनरिचमेंट का पूरा प्रोसीजर आप लोगों ने समझ लिया, कैसे कैसे पूरा एनरिच किया जाता है। अब ये पूरा डील क्या है, तो वो इसी एनरिचमेंट के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती हुई नजर आएगी कि एनरिचमेंट यूएसए कहता है कि ईरान को ये करना है, पर ईरान यहां पर इसको करने के लिए तैयार हो जाता है बॉम्ब बनाने के लिए, और यूएसए चाहता नहीं है कि यहां पर बॉम्ब बनाया जाए इस तरीके से। तो इसके चलते ये एक ऐसी डील साइन की गई काफी सीक्रेट तरीके से। यहां पर जो बराक ओबामा थे और हसन रूहानी थे, ये दो यहां पर लीडर थे, तो दोनों के बीच में याराना हुआ। बराक ओबामा ने बोला यार नंबर तो लाओ, हसन रूहानी का बहुत दिन हो गए बात करनी है। तो हसन रूहानी का नंबर मिला, इसने बोला और भाई क्या हाल है, इसने बोला यार हाल तो ठीक ठाक है, तुम सुनाओ क्या चल रहा है। तो हसन रूहानी भाई साहब बोलते हैं कि यार देखो कुछ सॉल्यूशन किया जा सकता है क्या। बराक ओबामा बोलते हैं हाँ मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। तो दोनों ने मिलकर बात की, तो बात करने के बाद में पता चला कि दोनों का सेम ही टाइप की थिंकिंग प्रोसीजर है। तो दोनों एक ही काम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है कि वो यहाँ पर अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाए, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर लोगों को जॉब एक तरीके से जॉब मिले, ईरान भी चाहता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम हो जाए, ईरान भी चाहता है इसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए वो कम हो जाए, और यूएसए चाहता है कि ये बम न बनाए। तो दोनों के बीच में डील साइन की गई, यहाँ पर काफी सीक्रेट तरीके से ये डील को आगे लेकर चले। तो दोनों मिले, फिर चलो यार पार्टी करते हैं, मिलते हैं, तो दोनों ने डील साइन कर ली। पर लेकिन जब यहाँ पर इनका डील का ये प्रोसीजर चल रहा था, उसी टाइम पर कहीं और आग लग रही थी, और वो आग लग रही थी बेसिकली कहां पर, ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के दिल में आग लग रही थी, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही थी। उसको पसंद न आने के बेसिकली कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। एक तो इजराइल के साथ में जो रिलेशन है यहाँ पर यूएसए के, वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो उसके चलते यहाँ पर खासकर डोनाल्ड ट्रंप है वो बिजनेसमैन प्रवृत्ति के आदमी है, और इजराइल के काफी सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट यूएसए के अंदर देखने को मिलते हैं। और जो ओबामा की पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, और जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी है। तो इनका भी एक अलग ही रवैया रहता है। मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो थोड़ा लिबरल रवैया रखती है ईरान की तरफ को, और जो ओबामा की पार्टी जो यहाँ पर ये बेसिकली जो लिबरल पार्टी है यहाँ पर ये इसकी थोड़ा सा मतलब रिपब्लिकन पार्टी है वो थोड़ा सा अलग रवैया रखती है इनकी तरफ को। तो डील साइन की गई जैसे तैसे यहाँ पर लेकर, तो उसी के साथ में यहाँ पर फिर क्या हुआ, ओबामा साहब जो है यहाँ पर इनकी पार्टी हार गई। इनकी पार्टी हारी तो फिर पावर में आ गए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब। सबसे पहले आते इन्होंने बोला कि पहले इसको साइड में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए। तो ये काफी ज्यादा झटका लगा ईरान को, यार ये क्या हो गया। और सबसे बड़ा झटका उनको लगा जो शादी में गए हुए थे, बेसिकली शादी में गए हुए थे, मतलब कि जब ये डील साइन हुई तो अकेला ईरान तो यहाँ पर था नहीं, और भी कई सारे यार दोस्त रिश्तेदार थे।
तो वो जो यार दोस्त रिश्तेदार थे उनको काफी बड़ा झटका लगा। अब ये यार दोस्त रिश्तेदार कौन कौन थे? तो ये थे P5+1, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट और इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग EU बोलते हैं। तो शादी में ये भी गए थे। 2013 से लेकर 2015 तक काफी लंबा एक प्रोसीजर चला। पहले देखने गए दुल्हन को, उसके बाद में चीजें आगे बढ़ी और फिर शादी करा दी। पर शादी कराने के बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां से बाहर निकल गए। शादी कराने में बिचौलिया था कौन? वो था ओमन। ओमन ने इनकी शादी कराई और यहां पर जब ओबामा और जो बेसिकली ईरान के जो यहां पर हसन रूहानी साहब थे मिले, तो इसके चलते क्या था, बहुत ही लंबे समय से एक मिसट्रस्ट चला हुआ था। तो मिसट्रस्ट भी इनके द्वारा दूर किया गया। 1979 में, याद रखिएगा, ईरान यहां पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ जाता है। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है यहाँ पर, इसमें ये बोल जाएगा कि अब भाई साहब ईरान जो है वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है उसको यूज करेगा ओनली बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि बॉम्ब बनाने के लिए यूज नहीं करेगा, बस बिजली बनाने के लिए यूज करेगा। ईरान ने बोला यार वैसे मुझे बॉम्ब बना के करना ही क्या है, तुम यार ये सैंक्शन वैंक्शन हटाओ मेरे ऊपर से, हम अपना बिजली बनाएंगे और अपनी जनता को फायदा पहुंचाएंगे और अपना देश के अंदर अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो सारी चीजें यहाँ पर स्टार्ट हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर एनरिच का प्रोग्राम इन्होंने वो किया, तो फिर ये बोले कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठाएंगे। तो ये बातें चलती रही और आगे बढ़ती रही। तो उसके चलते चीजें आगे बढ़ती रही काफी लार्ज स्केल पर लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे मैंने बताया अभी, ये डील यहाँ पर पहुंची तो पर लेकिन प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा है इस डील को यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी थी उसकी पार्टी से काफी क्रिटिसिज्म यहाँ पर फेस करना पड़ा। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर डील थी उसको इंप्लीमेंट तो कर दिया उन्होंने, पर लेकिन उसको रेटिफाई नहीं कर पाए, यानी कि पार्लियामेंट से पास कराना होता ना वो नहीं करा पाए। पर फिर भी प्रेसिडेंट है तो हाथ में पावर तो थी, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लेकर इन्होंने जो भी सैंक्शन लगा रखे थे ईरान पर वो सैंक्शन हटा दिए। तो इन्होंने क्या काम किया, डील वैसे तो पास करा नहीं पाए पार्लियामेंट से, पर लेकिन जो सैंक्शन थे वो सैंक्शन इन्होंने यहां से हटा दिए, एक तरीके से उनको शांत कर दिया। तो ये बात जो थी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को पसंद नहीं आई और इन्होंने इसको पूरा इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया, जिसके चलते इनको काफी फायदा भी हुआ इसका। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने बोला ये काफी हॉरेबल और वन साइडेड डील है और मैं इसमें से बाहर निकलूंगा, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो यहां पर इस डील को बोलने लगे कि ये बिल्कुल अखंड गुनहगार डील है और मैं इस डील का पार्ट नहीं बनूंगा। तो वो इससे तुरंत यहां पर बाहर निकल गए। तो जैसे यहां पर बाहर निकले, अब भाई साहब जो शादी में गए हुए थे यूरोपियन यूनियन और जो उसके अलाइव मेंबर शादी में नहीं गए थे, यानी शादी में उनको लगा यार ये तो शादी मतलब टूट गई, ये तो मजा नहीं आया यार, हम तो मतलब शादी में गए थे। हालांकि आज के डेट में अलग है, वो आज के डेट में दुनिया खुश होती है अगर कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो यहां पर इसके चलते इनके द्वारा ये बोला गया यूएसए के द्वारा कि यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डील जो है वो साइन की गई थी सबके साथ में मिलकर और तुम अकेले बाहर कैसे निकल गए, मतलब जो दूसरी कंट्री बोल रही है यूएसए को, ठीक है, अकेले बाहर कैसे निकल गए। और इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देखरेख में काम होता है अच्छे से कि हाँ बिल्कुल सही काम चल रहा है सारा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगा दिए गए यहाँ पर ईरान के ऊपर और अपने आप ही आनन फानन में बाहर निकल गया, तो जो दूसरी कंट्री थी वो भी गुस्सा हो गए, यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब सामने वाला जो है वो सारे काम कर रहा है ईरान अच्छे से और तुम डील से बाहर निकल गए। तो इसके चलते यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। तो यूएसए ने क्या किया, फिर से सैंक्शन लगा दिए ईरान के बैंक के ऊपर सारे, यानी कि ईरान के जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे वो रोक दिए। तो ईरान भाई साहब सदमे में आ गया। तो ईरान गया इन कंट्री के पास में, यार देखो तुमने डील साइन करवाई थी, उन्हें कहते हैं जब शादी टूटने लगते हैं तो बिचौलियों को बुलाते हैं, तो बिचौलियों के पास में गया कि बताओ यार अब क्या करना है। तो ये E3 कंट्री जो है जिसमें फ्रांस, जर्मनी और यूके आता है, इन्होंने बोला कि तेरे लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो सोल्यूशन किया गया वो सॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जाता है कई बार। इसको बोलते हैं यहाँ पर INSTEX, ठीक है। तो INSTEX सॉरी यार गला पकड़ने लगता है कई बार। तो यहाँ पर INSTEX है, यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाया कि ठीक है यार वो तुम्हारे बैंक पर अगर यहाँ पर एक तरीके से सैंक्शन लगा रहा है और बोल रहा है हमारा डॉलर आप लोगों को यूज नहीं करना है, और अगर कोई और भी यहाँ पर अगर कोशिश करेगा ईरान के साथ में रिलेशन बना उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएगा अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेगा। तो ये इससे दादागिरी चलाता है, ऐसी जगह आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ताकतवर है तो कुछ भी करेगा। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो E3 कंट्री है उन्होंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन तो हर एक चीज का है, तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, जिसको INSTEX याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि इनके ट्रेड को सपोर्ट करेगा और बिना इनका बैंकिंग सिस्टम को यूज किए हुए, यानी कि ना पैसा कहीं जाएगा ना बैंकिंग सिस्टम यूज होगा। तो फिर कैसे काम चलेगा समझ लेते हैं। जैसे ईरान जो है वो यूरोपियन जो कंपनीज है उनको अपना तेल या फिर जो भी सामान है उसके पास में वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये कंपनी जो है यहाँ पर जिनके पास में यहाँ पर ये सामान जाएगा, ये क्या करेंगे यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी बैंक है, ठीक है, तो वहां पर उसमें इनका एक्सचेंज चलेगा, वहां पर पैसा जाएगा और वहां से एक तरीके से क्या करेंगे, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पर तेल गया तो तेल के पैसे तो देने इनको, तो तेल के पैसे न देकर ये क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पर ये बेसिकली इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी गुड्स वगैरह है, यानी कि पैसे में काम ही खत्म हो गया एक तरीके से। ये INSTEX जो है आप लोग मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम मतलब
बार्टर सिस्टम वही सिस्टम है कि एक तरीके से एक इंसान के पास में है आलू और दूसरे के पास में है टमाटर या फिर एक के पास में है छोले भी, ठीक है। तो तीनों मिल जाओ, आलू टमाटर छोले बना लो भाई साहब, जो भी सुटेबल लगे आप लोगों को, और खाओ मजे में। तो कहने का मतलब यह कि एक दूसरे के साथ में शेयर कर लेना, करेंसी का यूज न करना, अपनी जो कमोडिटी है उसी को करेंसी बना देना कि मेरे पास में ये है, तुम ये ले लो और मुझे वो दे दो। तो वो सिस्टम यहां पर इनके द्वारा यूज करने की कोशिश की गई। पर लेकिन यार ऐसा सिस्टम यूज करते हैं ना, उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। क्योंकि पता चला आप लोगों के पास में आलू है, सामने वाले को तो टमाटर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको तो पराठे बनाने हैं उन आलू के, तो वो आप लोग के टमाटर का क्या करेगा, तो ये दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। तो इससे चलते यहाँ पर ऐसे कुछ फंडा देखने को मिला। E3 की जो EU की जो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम था ये फेल होता हुआ नजर आया और इसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली तेहरान को। अब यहाँ पर इसको यार ये लगा यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है और ये सारे लपेट के बैठ गए मुझे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन देखता रहा दूर से, और यहाँ पर पहले बराक ओबामा थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप थे, अब जो बाइडेन भी यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर ईरान की खस्ताई हालत रही। अच्छा, ईरान के जो प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है, इनका नाम पता है आप लोगों को? चलिए बताइए, देखता हूँ किस चीज को पता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ईरान ने क्या किया, ईरान बोला कि ठीक है तुम अगर ये हरकतें कर रहे हो तो भाई साहब अब हम लोग अपनी बिजली तो बनाएंगे और इससे बम भी बनाएंगे, अब तुमको उखाड़ना है जो उखाड़ लेना, हम इस पे बम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने बम की तरफ को बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर फिर ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना था कि जितने सैंक्शन लगा दो, इतने सैंक्शन लगा दो कि सामने वाला टूट जाए। तो ये हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसलिए दुनिया भर के सैंक्शन जो थे वो यहां पर ईरान के ऊपर इंपोज कर दिए ताकि ईरान को जो है वो ब्रेक डाउन किया जा सके। ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई और यही सारी चीजें देखते हुए ईरान भी एक तरीके से अपने पर आगे होने के सामने वाला अड़ जाए। तो जब इंसान जब घूम जाता है सर कि यार इसने तो हद ही कर दी, बदतमीजी पे बदतमीजी किया जा रहा है, तो फिर सामने वाला भी आकर अड़ जाता है कि अब देखता हूं तू क्या करेगा। तो ईरान भी अड़ गया, तो अड़ गया ईरान भी। तो तब से चल के फिर यहाँ पर जब ये अड़े रहे 4 साल तक, यानी कि 2016 से लेके 2020 तक यहाँ पर जो अभी डोनाल्ड ट्रंप एंजॉय करके गए प्रेसिडेंट की कुर्सी, तो फिर यहाँ पर जो बाइडेन आ गए। अब जो बाइडेन जो है वो इस डील को थोड़ा आगे लेकर चलना चाहते हैं, पर लेकिन इनका बिल्कुल ऐसा मुद्दा चल रहा है जैसे इसने कोई स्टार्टिंग में मिलता है स्टार्टिंग में मिलता है नहीं, कोई रिश्ता बनाना है किसी को एक दूसरे के साथ में कि हाँ चलो ठीक है लड़का लड़की बात कर लें, तो दोनों खड़े हुए हैं लड़का लड़की आपस में, लड़की सोच रही है पहले लड़का कुछ बोलेगा और लड़का सोच रहा है पहले लड़की कुछ बोलेगी, दोनों बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ईरान चाहता है कि इसके ऊपर से पहले सैंक्शन हट जाए, तो ये पहले यहां पर इसको जो एनरिचमेंट करना स्टार्ट किया तब इसको कम करे। यूएसए चाहता है पहले ये एनरिचमेंट करना कम कर दे तो फिर मैं इसके ऊपर से सैंक्शन हटाऊं। अरे भाई साहब दोनों मिलकर बैठ जाओ ना, क्या फालतू की बातें कर रहे हो यार, बच्चों वाली बातें। अरे दोनों मिलकर बोलो कि एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरी राम कहानी मैंने इनकी बता दी, जो इनकी मियां बीवी की लड़ाई चल रही है। तो ये लड़ाई चलती रहती है जब तक यहाँ पर कोर्ट में ना पहुंच जाए सर फोड़कर, तब तक आप लोग उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हरकतें हैं। आगे बात करता हूं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। यार हमारे ऊपर इसका काफी ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है अगर चीजें यहां पर सुधर जाती हैं। तो सबसे बड़ा बात तो है कि रीजनल कनेक्टिविटी बन जाएगी। मतलब क्या है, ईरान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें बंदर अब्बास पोर्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, जो बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हार्मुज है, यह स्टेट ऑफ हार्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है यहाँ पर चाहबार पोर्ट, तो यहाँ पर ये पोर्ट जो है इंडिया अच्छे से यूज कर पाएगा और यूएसए के सैंक्शन से यहाँ पर बच पाएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक और एरिया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर इंडिया कोशिश करता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कनेक्टिविटी बनाई जाए इसके थ्रू, खासकर जो सेंट्रल एशियन कंट्री है उनके साथ में और यूरोपियन से होता हुआ यहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जाए। तो ये काफी स्टैंडर्ड रूट हो जाता है, तो आने जाने का व्यापार बढ़ेगा, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। चाबार पोर्ट के थ्रू होता हुआ इंडिया अफगानिस्तान में भी एंट्री करता है रजनीकांत की तरीके से, पाकिस्तान को यहाँ पर ओवरलैप करके। तो ये भी अच्छा है तरीका कि ऑल्टरनेटिव रूट बन गया। तो ये तभी होता है जब यहाँ पर यूएसए सैंक्शन लगाए। क्यों? क्योंकि एक तो S-400 पर यूएसए सैंक्शन लगाता है और दूसरा यहाँ पर यूएसए का सैंक्शन आप लोगों को इस पर भी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं बेसिकली काटसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर ईरान के साथ में हम लोग ज्यादा व्यापार करते हैं तो यहाँ पर यूएसए की जो काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट है, इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई यूएसए का दोस्त किसी और के साथ में यहाँ पर व्यापार करता है तो ये क्या करेगा, यूएसए अपने दोस्त के ऊपर सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ में रहता है तो कहता है नहीं हम दोनों ही दोस्त रहेंगे, तो किसी और के साथ में दोस्ती मत करना। तो हरकतें हैं, तो इससे इंडिया को दिक्कत देखने को मिलती है। तो इंडिया ने अपना काफी लार्ज स्केल पर जैसे ऑयल वगैरह खरीदा करता था वो ईरान से कम भी कर दिया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो सारी हर एक कोई ना कोई दिक्कत किसी न किसी चीज की देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर अगर इनके बीच में रिलेशन बढ़ते हैं और ईरान न्यूक्लियर डील आगे बढ़ती है तो सस्ता तेल मिल जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश की अच्छी रहेगी, तो ये अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, हमारे देश में 85% हम लोग लगभग आज के डेट में क्रूड ऑयल खरीदते हैं। क्या आप लोगों को पता है नेचुरल गैस जो है वो बाहर से कितना खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। बताइए, अभी 2 दिन पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तैयारी ऐसी करनी है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू सबकी हो जाए, ये नहीं कि बस आप लोग प्रीलिम्स की तैयारी करके अपना कर रहे हैं बस काम। तो इस तरीके से और कोई पूछे तो उसको पढ़ा भी सको। अब किसी को पढ़ा दोगे ना
तो यहाँ पर अलग अलग एरिया है जहां पर ये ईरान के जो यहाँ पर ना ये प्लांट चलते हैं, कहां से यूरेनियम निकाल के लेकर आते हैं, कहां पर ये लाकर इसको एनरिच करते हैं, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पर दे रखी है। तो ये ईरान का एक मैप भी मैंने डाल दिया इसलिए ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन देखने को ना मिले। तो बेसिक चीजें हैं सारी, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, है ना। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, इसके बारे में सारे डिटेल में मैंने बता दिया आप लोग को काफी अच्छे से। तो इस एक आर्टिकल के अंदर कम से कम 3 आर्टिकल इंक्लूडेड थे। तो एक ही वीडियो के अंदर इतना ज्ञान अर्जित कर लिया कि आप लोगों के चक्षु खुल गए होंगे, इतना कुछ आप लोगों ने सीख लिया इस वीडियो के अंदर। तो एक एक बात है आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। देखिए पढ़ने का मजा तभी है जब आप लोग उनको रिकॉल कर सके अच्छे से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने अब आप लोगों को बेसिकली किसके बारे में बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया, आरबीआई के बारे में बताया, ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में बताया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों से फिर आगे मैंने एलआईसी के बारे में बातें की, आप लोगों से एलआईसी के आईपीओ के बारे में बातें की, फिर डिफेंस के बारे में बात की, उसके बाद में ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बातें की। तो सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, वही सारी चीजें जो कि आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो बोला गया कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कहां से ओरिजिन हुआ, उसको आप लोग को बताना है बेसिकली कौन सा सेक्शन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किसके द्वारा हेड की जाती है। एफडीआई कितना है यहाँ पर इंश्योरेंस के फील्ड में, ये आप लोग को बताना है। सेबी कैसी बॉडी है, संवैधानिक या फिर एक तरीके से स्टैट्यूटरी या फिर एग्जीक्यूटिव, ये आप लोग को बताना है। डिफेंस एक्सपो जो है वो कहां पर होने वाला था, जो कि अभी पोस्टपोन कर दिया गया। एफडीआई की जो लिमिट है वो आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी डिफेंस के लिए। इसी के साथ में डिफेंस एक्सपो के बारे में बात की गई थी, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, सेकंड डिफेंस डायलॉग, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है डिफेंस एक्सपो जो था वो यहाँ पर इनिशिएट किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है कहां पर इनिशिएट किया गया था, ये जो डायलॉग होता है यहाँ पर किसके कंट्रीज के साथ में। और यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर डील तो आप लोगों ने डिटेल में देख ली। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। संडे वाला लेक्चर जो है वो जरूर देखिएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें मैंने काफी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, देखा नहीं कुछ भी आप लोगों ने, ठीक है, जो भी देखा होगा उसको भूल जाना, ये ऊपर नीचे हो जाती है स्लाइड। अब बात करते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड के बारे में, मैंने आप लोगों से बातें की थी, रामसर साइट से कनेक्टेड है, उसका नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है। कैलेडियो नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। लोकतक लेक कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। WMO क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कोनाक ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रही है। OREDA क्या है, ये आप लोगों को बताना है। सन टेम्पल एक्ट ये है मोधेरा, तो कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोग को बताना है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहां पर है, ये मतलब कौन सा एक्ट है ये बताना है। और कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जो कि यहाँ पर दुगोंग्स के बेसिकली प्रोटेक्शन के बारे में बात करती है, ये बताना है। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था मैंने, पता होना चाहिए। लोकतक लेक काफी इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को, डिटेल में डिस्कस किया था। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के बारे में बात की थी, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, डिटेल में बातें पता थी, ठीक है। OREDA, तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बातें की थी, जिसको बोलते हैं उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सन टेम्पल के बारे में बात की, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि गुजरात के अंदर में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है मिनिस्ट्री, ये आप लोगों को है इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर दुगोंग को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। दुगोंग को एक और नए नाम से पुकारा जाता है, जो मैंने डिस्कस किया था, देखता हूँ किस इसको याद है, बताइए जरा, ठीक है। और इसी के साथ में मॉर्निंग में तैयार रहिएगा अपने लेक्चर के साथ में शानदार तरीके से, उन्हें एक नए सप्ताह की धूम मचाने के लिए बिल्कुल जोश के हाई जोश के साथ में, ताकि चीजों को आप लोग एंजॉय कर सके। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।